हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये टॉपिक वाइज जो वीडियो चल रही है उसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग पर पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर ये पूरा का पूरा मैंने टॉपिक कवर किया है और उसकी पूरी एमसीक्यू सीरीज है ये। और इसमें पहले वीडियो में मैंने 19 से लेके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसको बोलते हैं सीवीसी, उस पर पूरे के पूरे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि एमपीपीएससी 2020 के जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली मैंने लेके आया हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें से क्वेश्चंस अगर आए तो इसमें से हटके एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। यही क्वेश्चंस हैं जो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग पर अक्सर बनते हैं। और साथ ही साथ में मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एमपीपीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देख पाएं। और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रखिए ऑल का जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट करने के बाद नहीं आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है। देन यू विल गेट ऑल 100% वीडियोस नोटिफिकेशंस। जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा सभी के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे और लगातार आप मेरी सारी वीडियोस देख पाएंगे जो कि मैं एमपीपीएससी पर लेके आ रहा हूँ। एमसीक्यू सीरीज, डिफरेंट एमसीक्यू सीरीज चल रही हैं, तो लगातार मेरे चैनल के साथ में आप जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करता हूँ। ये पहला वीडियो, इसके 2 वीडियो हैं, ठीक है ना। इसके बाद में सेकंड पार्ट भी आएगा तो उसमें मैं अगले क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊंगा जो कि सीबीसी पर ही हैं, ठीक है। तो ये पहला वीडियो आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करता हूँ। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग पर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आ गया पहला प्रश्न आपके सामने। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 10 फरवरी 1964, 11 फरवरी 1964, या फिर ये दूसरा भी रिपीट ही हो गया 11 फरवरी 1964, या फिर 13 फरवरी 1964। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है 11 फरवरी 1964 जो कि दोनों ऑप्शंस में आपके सामने दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है। 11 फरवरी 1964 में सीवीसी की स्थापना की गई थी, केंद्रीय सतर्कता आयोग की। लेकिन इसको जो सांविधानिक सांविधिक जो दर्जा मिला, ठीक है ना, सांविधिक, ठीक है ना, संवैधानिक नहीं है ये, सांविधिक जो दर्जा मिला इसको वो मिला था 2003 में, ठीक है ना। इसकी स्थापना कर दी गई थी 1964 में 11 फरवरी को, लेकिन ये दर्जा इसको 2003 में प्राप्त हुआ था, ठीक है। लीजिए अगला प्रश्न आ गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ जितने भी आयोग हैं उसके मुख्यालय, अगर इस पे क्वेश्चन बनता है तो आप बिल्कुल आंख बंद करके नई दिल्ली लगा सकते हैं। भारत की राजधानी में ही जितने आयोग हैं उनके मुख्यालय, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वहीं पर स्थित हैं, ठीक है। लीजिए अगला प्रश्न आ गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग किस समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था? वर्मा समिति, अमिताभ कुंड समिति, संथानम समिति, या कस्तूरी रंजन समिति? तो कौन सा विकल्प इसमें से सही है? तो इसका जो सही विकल्प है वो बा है, अमिताभ कुंड समिति के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न आ गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? जो कि मैं आपको बता चुका हूं पिछले प्रश्न में ही। वर्ष 2002 में, 2003 में, 2004 में, या फिर 2005 में? तो इसका सही विकल्प बिल्कुल आपके सामने है। वर्ष 2003 में इसको सांविधिक दर्जा प्राप्त हुआ। वैसे इसकी स्थापना जो है वो 11 फरवरी को कर दी गई थी। 11 फरवरी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसको सांविधिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। ये ऐसे ही इसको चला रहे थे, उसी तरीके से ये आगे बढ़ रहा था, लेकिन सांविधिक दर्जा इसको बाद में 2003 में प्राप्त हुआ। यानी कि कुल मिला के कितने वर्ष के बाद मिला? ये टोटल 38 वर्ष के बाद में, 39वें वर्ष में इसको सांविधिक दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी, ध्यान रखिएगा शॉर्ट फॉर्म है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि क्या है? एक स्वतंत्र निकाय है, सांवैधानिक निकाय है, या संवैधानिक निकाय है, या फिर सांविधिक निकाय है, या फिर आ और दा दोनों ही है इसमें? तो कौन सा विकल्प सही है? तो इसका ई विकल्प बिल्कुल सही है, यानी कि एक स्वतंत्र निकाय भी है, ठीक है ना, और साथ में सांविधिक निकाय भी है। तो ये दोनों ही विकल्प बिल्कुल सही हैं आपके सामने, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे?
सबसे पहले जो अध्यक्ष बने सीवीसी फॉर्म होने के बाद में, तो वो कौन बने थे? आरपी खन्ना, पी शंकर, एस दस या फिर एनएस राव? तो इसमें से सही विकल्प जो है वो है द। एनएस राव जो थे यही सबसे पहले सीवीसी के अध्यक्ष बने थे और सीवीसी का गठन होने के तुरंत बाद ये इन्होंने पदभार ग्रहण किया था, ठीक है ना, 1964 में। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, अमिकांत या फिर संजय कोठारी या फिर पी शंकर? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है सा, संजय कोठारी जी वर्तमान में सीवीसी के अध्यक्ष हैं और ये 17वें, अगर इनका क्रम देखा जाए तो ये 17वें नंबर के इन्होंने पदभार ग्रहण किया, 17वें नंबर के ये अध्यक्ष हैं सीवीसी के। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, वर्तमान समय में आयोग का जो अध्यक्ष का क्रम है वो कौन सा है? देखिए मैंने पिछले प्रश्न में ही आपको बता दिया था इसका आंसर, तो इसका आंसर है 17वां। सा इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 17वें क्रम के अध्यक्ष हैं और उनका नाम मैंने पिछले प्रश्न में बता दिया, संजय कोठारी जी। ठीक है ना, एक बार फिर से आपके सामने लिख रहा हूँ, संजय कोठारी जी वर्तमान में सीवीसी के अध्यक्ष हैं और वो है 17वें नंबर के। ठीक है, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस, और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने, आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में 20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं? तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं? और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं? तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें। दोनों बैच में 2 जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस।
अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें कि आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, संतानम समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1960, 1962, 1964 या फिर 1966? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है 1962। बा इसका बिल्कुल सही विकल्प है। 1962 में इस समिति का गठन किया गया और इसने अपना जो प्रतिवेदन है, जो कि इस सीवीसी का गठन करने का जो प्रतिवेदन है, ये 1964 में प्रस्तुत किया था। देन उसके बाद में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 11 फरवरी, जो कि मैं बार-बार आपको बताना चाहता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। 11 फरवरी 1964 में फिर सीवीसी का गठन उसी के आधार पर किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, सतर्कता आयोग का गठन किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया है? देश में व्याप्त सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के उद्देश्य से या फिर केंद्र सरकार व राज्य सरकार के मंत्रालयों में भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से, सार्वजनिक उपक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना, या फिर और दोनों सही विकल्प हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है दा, यानी कि और ये दोनों विकल्प जो ऊपर दिए हुए हैं बिल्कुल सही हैं। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के मंत्रालयों में भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से सीवीसी का गठन किया गया और साथ ही साथ में उसके द्वारा जो सार्वजनिक उपक्रम जो लगाए गए हैं उसमें भी जो भ्रष्टाचार होगा उस भ्रष्टाचार को भी रोकने के लिए सीवीसी का गठन किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अपने को। पहला, केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। दूसरा, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और एक ये सांविधिक दर्जा इसको जो प्राप्त हुआ था वो 2003 में हुआ था। और तीसरा, आयोग गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका नोडल मंत्रालय जो है वो गृह मंत्रालय है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये अपने को पता करना है। तो पहला, दूसरा, केवल दूसरा, पहला, तीसरा या फिर सभी सत्य हैं। तो कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? तो इसके जो ऊपर के दोनों विकल्प हैं यानी कि पहला और दूसरा, ठीक है ना, ये दोनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। ठीक है ना। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है ना, वो किसी के अधीन होकर कार्य नहीं करता है, बिल्कुल स्वतंत्र है ये। और इसकी ये एक बहुसदस्यीय संस्था है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, बहुसदस्यीय। इसमें जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग जो सीवीसी है, सीवीसी में एक अध्यक्ष और 3 इसमें आयुक्त होते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से इसमें टोटल 1 + 3 = 4 यानी कि 4 लोगों की ये पूरी की पूरी टीम होती है। एक इसमें अध्यक्ष होता है और 3 इसमें आयुक्तों की नियुक्ति होती है। ठीक है, और साथ ही साथ में इसकी स्थापना 64 में हुई थी, बिल्कुल सही है। और इसको सांविधिक दर्जा 2003 में प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, इसलिए पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आ गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष समेत कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष और सदस्य 2 या 2 से कम, या फिर एक अध्यक्ष सदस्य की अधिकतम 7 या उससे कम, एक अध्यक्ष या फिर सदस्य 5 या उससे कम, या फिर निर्धारित नहीं है। तो इसका मैंने पिछले ही प्रश्न में आपको इसका जवाब दिया। तो इसमें एक अध्यक्ष और 2 या 2 से कम यानी कि 2 तो होते ही हैं
और 2 से अधिक भी हो सकते हैं, यानी कि मैंने पिछले प्रश्न में आपको आंसर दिया, 1 अध्यक्ष और 3 आयुक्त होते हैं, टोटल इसमें 4 लोगों की कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये टोटल इसका आंसर ये पहला वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का गृह मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा एवं विपक्ष के नेता, या फिर ये सभी? तो इसमें से अध्यक्ष के बारे में पूछा है, तो कौन सा विकल्प सही है? तो इसका बा विकल्प सही है। भारत का प्रधानमंत्री एक समिति जो गठित होती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो इनकी नियुक्ति से पहले एक समिति उसकी सिफारिश करती है कि इसमें अध्यक्ष और इसके सदस्य कौन-कौन होंगे। तो उसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, और साथ ही साथ इसमें 3 लोग और शामिल होते हैं, यानी कि टोटल 1+3 लोगों की ये समिति गठित होती है। और उसमें पहला जो होता है वो भारत का प्रधानमंत्री जो कि अध्यक्ष होता है, साथ में 3 और होते हैं जो होते हैं कौन-कौन? जो 3 होते हैं उसमें पहला लोकसभा का जो विपक्ष का नेता होता है, ठीक है ना, लोकसभा के विपक्ष का नेता, ठीक है ना, विपक्ष का नेता, ये जरूर याद रखना, विपक्ष का जो नेता होता है, लीडर होता है, वो होता है, और साथ में टोटल 3 लोग होते हैं, सॉरी, टोटल 3 लोग होते हैं, 1+2, लोकसभा के विपक्ष का नेता और साथ में गृह मंत्रालय का जो गृह मंत्री होता है, ठीक है ना, उसका मंत्री इसमें शामिल होता है। क्लियर हो गया? तो 3 लोगों की समिति में भारत का प्रधानमंत्री इसमें अध्यक्ष होता है, और एक लोकसभा का विपक्ष का नेता और गृह मंत्री भी इसमें इस समिति में शामिल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला प्रश्न आ गया, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति हेतु एक समिति के द्वारा इनकी सिफारिश की जाती है, उस समिति में कौन-कौन शामिल होता है? ये मैंने पिछले प्रश्न में आपको बता दिया। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सही कूट चुनना है कि कौन-कौन इसमें शामिल होता है। तो इसमें से जो आंसर हैं वो कौन-कौन से हैं? कौन सा आंसर इसमें से सही होगा, विकल्प में आपने को बताना है। तो इसमें से जो सा विकल्प है बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं ऊपर, देखो भारत का प्रधानमंत्री इसमें अध्यक्ष का पद होता है, ठीक है ना, ये अध्यक्ष कहलाता है, ये अध्यक्ष होता है, और साथ में इसमें लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होता है वो भी शामिल होता है, और गृह मंत्रालय का मंत्री इसमें शामिल होता है। तो 3 लोगों की कमेटी होती है, वही सिफारिश करती है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। पिछले प्रश्न में ही मैंने आपको इस बारे में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त और सदस्यों को राष्ट्रपति किस प्रकार पद से हटा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, संसद में संकल्प पारित करके, विशेष बहुमत द्वारा, या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के द्वारा, या फिर उच्चतम न्यायालय के आरोपों को सही सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो सा है वो बिल्कुल सही विकल्प है, यानी कि इसमें उच्चतम न्यायालय अगर कोई भी इसके आरोप इस पे लगा हुआ जो कदाचार है वो अगर सिद्ध कर देता है, और उच्चतम न्यायालय उसको सिद्ध करके बताता है, तो राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त और उनके सदस्यों को हटा सकता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटाया जा सकता है, यानी कि इसका जो सा विकल्प है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आ गया, सतर्कता आयोग सीवीसी इसके जो आयुक्त होते हैं और सदस्य होते हैं, इनकी पद की समय कितना होता है, पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष, 60 वर्ष, या फिर 4 वर्ष, या फिर 65 वर्ष तक की आयु का, या फिर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होती है, या फिर 6 वर्ष, या फिर 65 वर्ष तक की आयु? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बा, 4 वर्ष का समय होता है, या फिर 65 वर्ष तक की आयु तक ही ये पद पर धारित होते हैं, यानी कि पद पर ये विराजमान होते हैं, उसके बाद में इनको इस पद से हटाया जा सकता है, यानी कि इनका अगर कार्यकाल 4 वर्ष का पूरा हो जाता है तो ये पद से हटते हैं, या फिर इनकी उम्र 65 वर्ष हो जाए, जो भी पहले हो जाता है, तो इनकी पद अवधि समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, 17वां, सतर्कता आयोग सीवीसी के जो वेतन भत्ते होते हैं, जो आयुक्त होते हैं उनके वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें किसके समान होती हैं? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान, कैबिनेट सचिव के समान, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के समान, या फिर
सांसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसमें से सही विकल्प है वो है आ। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनके जो वेतन भत्ते होते हैं, उनकी जो सेवा शर्तें होती हैं, उन्हीं के समान इनके भी वेतन भत्ते और सेवा शर्तें होती हैं जो आयुक्त होते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, ठीक है ना, उन्हीं के समान, ठीक है ना, जो सीबीसी के सदस्य होते हैं उनके वेतन भत्ते होते हैं, यानी कि सेम इक्वल जो संघ लोक सेवा आयोग की जो पैरामीटर्स होते हैं वही पैरामीटर्स सीबीसी में भी फॉलो होते हैं। अगला प्रश्न आ गया 18वां, दुराचरण या दुष्ट आचरण शब्द का अर्थ क्या होगा? केंद्रीय सरकार के किसी भी अनुबंध या किसी कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होना। दूसरा, ऐसे किसी भी अनुबंध या कार्य से लाभ में भाग लेना, या फिर किसी राज्य विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करना। तो ये इन शब्दों का उपयोग किस परोक्ष में किस तरीके से उपयोग किया जाएगा? तो इसमें से सही कूट का चयन करना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक, दो, तीन, तीनों सही है, या फिर एक और दो दोनों ही सही है। तो इसका जो विकल्प है अगर इसको देखा जाए तो इनकी दोनों ये ऊपर वाले विकल्प हैं ये बिल्कुल सही है, यानी कि द इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसमें जो तीसरा वाला विकल्प है ये वाला नहीं है सही, ठीक है ना, ये दोनों ही सही है, यानी कि केंद्रीय सरकार कि किसी भी अनुबंध या किसी कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल करना, ठीक है ना, ये दुराचरण और दुष्ट आचरण के शब्द में आता है। साथ ही साथ ऐसे किसी भी अनुबंध या कार्य से प्राप्त लाभ में भाग लेना, ठीक है ना, ये दुराचरण में आता है। ठीक है, ये सीबीसी की इस शब्दावली में शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 19वां और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है इस लेक्चर का और इस एमसीक्यू सीरीज का। तो ये प्रश्न कौन सा प्रश्न है? सतर्कता आयोग का के संगठन में क्या शामिल नहीं है? कौन सी चीज इसमें शामिल नहीं है? अपना उनका खुद का सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा, विभागीय जांच, या फिर आयोग अपना अन्वेषण खुद करता है, यानी कि अपनी जांच खुद करता है। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है जो कि इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें से जो द है ये इसमें शामिल नहीं होता। वो अपनी खुद का अन्वेषण नहीं करता है, खुद की जांच नहीं करता, ठीक है ना, उसके लिए अलग से कुछ ना कुछ व्यवस्था केंद्र सरकार करती है। इसमें इनका खुद का सचिवालय होता है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना। इनकी खुद की तकनीकी परीक्षक शाखा होती है, साथ में इनकी खुद की विभागीय जांच भी होती है, ये बिल्कुल सही है। बाकी ये अपना खुद का इनका अन्वेषण नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका विकल्प बिल्कुल सही है। तो ये थे पूरे के पूरे 19 क्वेश्चन, 19 प्रश्न जो कि मैंने सीबीसी पे आपके लिए दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ में आप वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक एमपीपीएससी 2020 की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी इस वीडियो को देख पाएं। और साथ ही साथ में अन्य स्टेट पीएससी की भी जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों, ठीक है ना, उनमें भी ये प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे वीडियो जो कि मैं स्पेशल टॉपिक्स पर लेके आ रहा हूँ, ये सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सारे प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए। ये इसका 11वां वीडियो था। इससे पहले मैंने 10 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो कि स्पेशल यानी कि जो प्रमुख जो टॉपिक हैं उस पर मैंने ये प्रश्न आपको दिए हैं। तो लगातार देखते रहिए और साथ ही साथ में मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये पूरे के पूरे प्रश्न पूरे वीडियो लगातार देखने हैं। तो ऑल नोटिफिकेशन के साथ में मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऑल का जो रेडियो बटन है सिलेक्ट करने के बाद में आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए, देन यू विल गेट ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन। तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला पार्ट फिर आपके सामने आएगा। ये इसका पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट कल मैं आपको फिर दूंगा, तो कल तैयार रहिएगा। कल सेम टाइम पे आपको इसका वीडियो मिलने वाला है जिसमें कि अगले 15 क्वेश्चंस आपके सामने मैं दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत।